हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के प्रभावों को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये पर्यावरण चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं धारणीय या स्थायी विकास। अब जो धारणीय या स्थायी विकास है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे सतत विकास हो गया, निर्वहनीय विकास है, निरंतर विकास है या स्थायी विकास। ठीक है, अगर हम इन शब्दों की बात करें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, इसका सबसे पहला यूज किसने किया था, मतलब तो किसने किया था? आईयूसीएन ने अपनी एक रिपोर्ट थी इसकी, विश्व संरक्षण रणनीति। ठीक है, विश्व संरक्षण रणनीति। तो इस रिपोर्ट में इसने क्या किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का यूज किया था। ठीक है, आईयूसीएन ने। तो आईयूसीएन का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, और अब आगे क्या है कि 1987 में WCED ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में हुआ क्या था कि इसने जो सतत विकास है या धारणीय विकास है, इस शब्द की परिभाषा को बताया था, जिसे यूएनओ ने भी स्वीकार किया। ठीक है, यूएनओ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम यूएनओ की बात करें तो ये जो कार्य में कब कब आया था, तो ये 24 अक्टूबर को आया था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि ये जो यूएनओ था ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं हैं ये भविष्य में फिर ना हो सकें। ठीक है, तो WCED, तो ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो WCED ने क्या किया था, जो इसकी जो रिपोर्ट थी अवर कॉमन फ्यूचर, इसने स्थायी विकास या सतत विकास की परिभाषा को दिया था। ठीक है, अगर हम सतत विकास की बात करें तो इसकी जो अवधारणा है सतत विकास की, तो इसकी जो प्रतिपादक है वो कौन थे, ये आपको लर्न करना है, कौन है? ब्रटलैंड। ठीक है, अब अगर हम इसकी सतत विकास या स्थायी विकास की परिभाषा की बात करें कि इस रिपोर्ट में परिभाषा दी थी वो क्या थी, तो इस रिपोर्ट में बताया था कि जो सतत या धारणीय या स्थायी विकास है, ये वह विकास होता है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसी को आसान शब्दों में कहें तो हम सतत विकास ऐसे विकास को कहते हैं जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। ठीक है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, इससे हम जो भी चीज ले रहे हैं उसको हम क्या करें, एक पर्याप्त मात्रा में ले, उसका हम दोहन करें, विदोहन नहीं। ठीक है, जैसे कि आजकल जल है, ये क्या है? पर्यावरण का एक मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो जल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अगर जल नहीं होगा तो आगे हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जल है, एनर्जी है, लैंड है, ये सभी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनका हमें दोहन करना है, विदोहन नहीं। ठीक है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, अगर हम जल का विदोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को समझौता करना पड़ेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर और हम इसको आसान शब्दों में कहें तो क्या है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखना ही सतत या टिकाऊ विकास है। कैसा विकास है? सतत या टिकाऊ विकास। किसको? होता क्या है कि जो मानव है वो अपने आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छानी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको नहीं करना है। और जो एनवायरनमेंट है हमको पढ़ाया इसीलिए जाता है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। ओके, तो अब जो यूएनओ है, इसने क्या हुआ कि इसने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो इसने अपने कुछ गोल भी निर्धारित किए हैं कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत हमें क्या क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, तो आगे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की बात के बारे में बात करें तो है क्या ये? UNSDG। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास को हासिल करने के लिए यूएन ने वर्ष 2015 में
किस वर्ष में? 2015 में। विकास के लक्ष्यों को, सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया और इसमें 17 लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। यानी कि जो 17 लक्ष्य हैं वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हासिल करने हैं। वो कब हासिल करने हैं, इसका एक टाइम पीरियड दिया है कि जितने भी देश हैं जो यूएनओ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूएनओ है जो यूएन है जो या यूएनओ है, इसमें कितने कंट्रीज आती हैं? तो इसमें 193 कंट्री आती हैं। कितनी आती हैं? 193। तो यूएन के अंदर या यूएनओ के अंदर जितने भी कंट्री हैं जो 193, इन सभी के लिए 17 गोल्स को निर्धारित किया गया है, जो कि हमें 2016 से ये कार्यरत में कब आया? 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। और 2030 तक हमें इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ठीक है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमने आपको लिए लिस्ट बना दी है, एक एक करके हम देखते हैं। ये कितने हैं? 17 है। और ये भी याद रखना कि जो यूएन है इसने कौन से वर्ष में किया था इसका? तो 2015 में लक्ष्यों को निर्धारित किया और 2016 से ये कार्यरत में आ गया। और कब तक हमें जो टाइम पीरियड है वो कब तक है? 2016 से 2030 तक, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन है तो इसके अंतर्गत कितनी कंट्रीज आती हैं? 193, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंतर्गत पहला जो है वो है नो पावर्टी। नो पावर्टी मतलब कि जो गरीबी है वो गरीबी को हमें समाप्त करना है, ठीक है। और दूसरा है जीरो हंगर, यानी कि जो भुखमरी की समस्या है इसको हमें बिल्कुल खत्म करना है, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सुरक्षा से हमें रिलेटेड हमें गोल को अचीव करना है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन है, यानी कि जो एजुकेशन है हमारी, जो शिक्षा है वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ हमें कोई भी वो क्या कहते हैं, समझौता नहीं करना है, ठीक है। और इसमें जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि हमें जो लैंगिक समानता है इसको भी हमें अचीव करना है। क्योंकि जो आजकल आप देखेंगे कि आदमी और औरत में बहुत ज़्यादा, यानी कि मेल और फीमेल में क्या होता है, बहुत डिफरेंस किया जाता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है ना। तो ये हो गया। अब इसका जो छठवा है हमारा क्या है? क्लीन वाटर। तो क्या है कि हमें स्वच्छता के लिए हमें काम करना है, यानी कि जो जल है हमें स्वच्छ जल के लिए क्या करना है? उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, ठीक है। और जो सातवां गोल है हमारा वो क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। यानी कि सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा हमें चाहिए। कैसी? सस्ती भी हो और जो टिकाऊ भी हो और आधुनिक ऊर्जा हो, जो ताकि सभी तक पहुंच सके। सस्ती इसलिए हो ताकि सभी तक पहुंच सके, ठीक है। अगर हम इसके आठवें गोल की बात करें तो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी सतत विकास के लिए हमें सतत आर्थिक विकास जरूरी है और रोजगार को भी बढ़ाना जरूरी है और बेहतर कार्य को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 गोल। अब इसमें नौवा जो है वो क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो औद्योगिकीकरण है इसको भी हमें प्रोत्साहन देना है, लेकिन पर्यावरण को हमें संरक्षण करते हुए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो 10वां है वो क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि जो देशों के बीच जो असमानता है एक दूसरे के प्रति, तो जो क्या है असमानता है, कोई ज्यादा विकसित है कोई कम है, तो उसको हमें धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है, ठीक है। सभी को आगे लेकर चलना है, ठीक। और इसका जो 11वां पॉइंट है, जो हमारा 11th गोल है वो क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। यानी कि सुरक्षित और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का हमें निर्माण करना है, ठीक है। ये हमारा 11 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जो 12th पॉइंट है हमारा, यानी 12th गोल है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि स्थायी खपत और उत्पादन को हमें क्या करना है? सुनिश्चित करना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो 13वां पॉइंट है वो क्या है? क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु परिवर्तन है और उसके जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना है? कार्यवाही करनी है, ठीक है। आजकल आप देख रहे हो कि क्लाइमेट एक्शन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो
वो क्या है, बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है ना। तो इससे हमें क्या करना है, निपटना है, हमें क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना है, यानी कि क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट चेंज है जो, इसमें हमें सुधार करना है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि हमें जो महासागर हो गए, समुद्र हैं या समुद्री संसाधन हैं, इनका संरक्षण करना है, और इनका जो उपयोग है वो हमें कैसा करना है, ऐसे करना है ताकि आगे वाली पीढ़ियों को समझौता ना करना पड़े किसी भी प्रकार का, ठीक है। और इसका जो 15th पॉइंट है वो क्या है, लाइफ एंड लैंड, ठीक है। यानी कि जो पारिस्थितिक प्रणाली है, जो जंगल हैं, और जो भूमि है, इनके साथ भी हमें इनको क्या है, नुकसान से रोकना है। और जो जैव विविधता है, यानी कि जो जंगलों में जो तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका क्या हो रहा है, वो विलुप्त हो जा रहे हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्या है, लाइफ एंड लैंड, यानी कि हमें भूमि का भी संरक्षण करना है और जैव विविधता का भी, ठीक है। और इसका जो 16th पॉइंट है वो क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये हमारा 16वां पॉइंट है, यानी कि जो क्या है कि जो शांति है और जो न्याय है और जो इसके लिए जो समिति हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो 17th पॉइंट है वो आखिरी है आपका, क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी सतत विकास के लिए हमें वैश्विक भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। यानी कि जब तक वैश्विक भागीदारी नहीं होगी तब तक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 17, इनको हम हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने हैं ये, 17 हैं, ठीक है। और हमें इनको कब तक प्राप्त करना है, तो 2018 से लेकर 2030 तक। तो 2030 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डेडलाइन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम अब। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके जो गोल हैं वो हो गए हैं। अब हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे ये कंप्लीट होगा हम आपसे कुछ प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए 23 मार्च, बी है 31 दिसंबर, या 5 जून, या 25 मई, ठीक है। तो आपको आंसर टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 5 जून है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यह सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है। पहला है जैविक विविधता का संरक्षण, या निर्धनता को घटाना, या प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण करना, या उपयुक्त सभी। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके जो गोल थे उसमें क्या क्या था कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है, यानी प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए, और गरीबी को भी मिटाना है ना। और जो जैव जैव विविधता है उसका भी हमें संरक्षण करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो कब पारित हुआ। तो इसमें आपके ऑप्शन है 1982 में, 1986 में, 1990 में, या 1994 में। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1986, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। अब इसका जो पर्यावरण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादातर हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो, जिसमें भी पर्यावरण आता है उनमें ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। क्या है वो कि ग्लोबल 500 पुरस्कार, क्या है, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके ऑप्शन क्या है, पहला है जीन संरक्षण, या पर्यावरण संरक्षण, या जनसंख्या नियंत्रण, या प्रदूषण नियंत्रण। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है इसको पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। अब जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या हो गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या हो गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है इसका नाम जो है वो कब चेंज किया, लगभग शायद हमें मुझे सही से याद नहीं है, शायद 2005 में चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना,
ठीक है, वैसे कंठस्थ याद है मुझे कि जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है, ये 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और क्या रख दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो 2018 में मोदी जी को भी मिला था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो क्या है पहला कि भोपाल गैस त्रासदी है, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, वो कब घटित हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था, ये किस गैस, कौन सी गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में मिक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 3 दिसंबर 1984 को। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, या शॉर्ट में मिक भी बोल देते हैं। ठीक है, और नाम से तो आपको पता है ही कि कहाँ हुई होगी, भोपाल में हुई होगी। ठीक है, जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक, और इसमें ना अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही हुई थी फैक्ट्री में। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है, वो कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कहाँ हुआ था, यूक्रेन के चेरनोबिल में। तो जो यूक्रेन था वो तब किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर जो डिजास्टर है वो कहाँ हुआ था, यूएसएसआर में। ठीक है, यूएसएसआर में। और कब हुआ, 26 अप्रैल 1986। ठीक, अब अगला हमारा जो फैक्ट है वो क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है जो, इसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो किस अन्य नाम से जानते हैं, छाता विधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है और यूएनओ का। ठीक है, तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसी प्रकार जो यूएनओ है, यूएनओ को क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो कब आया था ये कार्यरत में, तो कब आया, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि जो यूएनओ है ये नहीं चाहता था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं हैं ये भविष्य में फिर अपने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो टेट, यूपी टेट, सी टेट की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण जो चैप्टर था आपका वो पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।